प्रबंधन एवं प्रशासन के सिद्धांतों से जुड़ी यह द्वितीय इकाई जिसे आज हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें आप पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के शैक्षिक प्रशासन से जुड़े सिद्धांतों के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं ग्रिफिथ्स का निर्णय प्रक्रिया का सिद्धांत, जो कि हमें यह बतलाएगा कि एक प्रशासक के तौर पर आपको एक संगठन में किस प्रकार से निर्णय लेने चाहिए, किस प्रकार से आप संगठन की विभिन्न गतिविधियों को समझें और अपने कर्मचारियों की आवश्यकताओं के आधार पर, उनकी धारणाओं और मान्यताओं के आधार पर विभिन्न प्रकार के सशक्त निर्णय ले सकें। उसके लिए ग्रिफिथ्स ने प्रस्तुत किया अपना निर्णयवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत ग्रिफिथ्स ने जो 4 प्रकार की मुख्य परिकल्पनाएं हमारे सामने रखी, उनमें सबसे पहला है कि एक प्रशासक जो होता है उसमें सर्वप्रमुख एक प्रशासनिक व्यवहार पाया जाता है, जो कि एक उसका सामान्य व्यवहार है और यह सभी प्रशासकों में उपलब्ध होता है। दूसरे हाइपोथेसिस के रूप में उन्होंने बताया कि किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि वह अपने संगठन में निर्णय के प्रक्रिया को निश्चित रूप से और सफल रूप से विकसित करे। तीसरी प्रकल्पना के रूप में उन्होंने बताया डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस, यानी प्रशासनिक जो प्रक्रिया है वह वास्तव में निर्देशन और नियंत्रण करने की प्रक्रिया है कि आप किस प्रकार से अपने संगठन में निर्देशन करते हैं, विभिन्न प्रकार के आदेशों निर्देशों को अपने कर्मचारियों तक पहुंचाते हैं और उनकी कार्य गति किस प्रकार से चल रही है और उनमें कहां पर संशोधन की आवश्यकता है, इसे तय करना ही वास्तव में प्रशासनिक प्रक्रिया है। चौथे रूप में उन्होंने ये बताया कि एक प्रशासक जो होता है वह किसी समूह के साथ में कार्य करता है, न कि किसी एक व्यक्ति विशेष के साथ में। अतः एक प्रशासक के लिए आवश्यक है कि वह अपने सभी निर्णय पूरे समूह को ध्यान में रखते हुए ले, न कि किसी एक व्यक्ति विशेष के हितों को ध्यान में रखते हुए ले। इस प्रकार इन प्रकल्पनाओं के आधार पर ग्रिफिथ ने यह बताने का प्रयास किया कि किसी संगठन में निर्णय की जो प्रक्रिया है वह वास्तव में एक शरीर में जिस प्रकार से हमारे हार्ट पाया जाता है, हृदय पाया जाता है, तो प्रशासनिक प्रक्रिया का हृदय कहा निर्णय प्रक्रिया को। यदि आपके निर्णय एक संगठन में सही होते हैं, यदि आप राइट वे में डिसीजन लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपका संगठन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सफलतापूर्वक संचालित हो सकता है। और यदि आप अपने संगठन में गलत निर्णय लेते हैं तो उन निर्णयों के प्रभाव से आपके कर्मचारी, विद्यार्थी या अन्य जो परिवेश है वह निश्चित रूप से प्रभावी होगा। इन प्रकल्पनाओं के बाद उसकी जो प्रमुख अवधारणाएं हैं उनको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि इन अवधारणाओं के आधार पर इस सिद्धांत का विकास हुआ, जिसमें सबसे पहले जो बात उन्होंने रखी डिसीजन मेकिंग, क्योंकि ये प्रशासन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, इसलिए इसका स्थान भी पहला है कि किस प्रकार से एक प्रशासक अपने संगठन में समुचित निर्णय ले, विभिन्न पक्षों पर गौर करे और उसके अनुसार अपने संगठन की समस्याओं को समझते हुए वह अच्छा निर्णय ले। यह उसकी प्रमुख अवधारणा थी। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि एक निर्णायक के तौर पर आप अपने संगठन में पाए जाने वाली विभिन्न गतिविधियों को किस प्रकार से संचालित करते हैं, किस प्रकार उनको एग्जीक्यूट करते हैं और किस क्रिया के बाद में कौन सी क्रिया होने वाली है, इसका नियंत्रण आप किस प्रकार करते हैं। तो संगठित रूप से अपने कार्य को अंजाम देना इसकी दूसरी अवधारणा। तीसरे रूप में कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण। कोई भी संगठन जो है उसमें विभिन्न प्रकार की सूचनाएं जो अलग अलग लेवल्स पर संप्रेषित की जाती है, आदेश है, निर्देश है या विभिन्न प्रकार की क्रियान्विति के लिए जो हायर अथॉरिटी अपनी लोअर अथॉरिटी को निर्देश दिया करती है, वह संप्रेषण के माध्यम से ही संभव है। और यदि आपका संप्रेषण प्रॉम्प्ट होता है, आपके निर्देश क्लियर होते हैं, तो उसके अनुसार उस निर्णय को लागू होने में अधिक समय नहीं लगता और वह उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहायक सिद्ध होता है। अगले रूप में जो अवधारणा है वह है पावर और कंट्रोलिंग, जिसके बारे में आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पावर या कंट्रोलिंग का मतलब यहां पर नियंत्रण का अर्थ किसी क्रिया को रोक लेने से नहीं है, बल्कि इस बात को देख लेने से है कि निर्णय के द्वारा आपने जो आदेश प्रदान किया
वह कितनी मात्रा में सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो उससे रिलेटेड जो विभिन्न प्रकार के सुझाव हैं, इवैल्यूएशन के द्वारा जो आपको उनके फीडबैक्स मिलते हैं, उसके आधार पर किस प्रकार आप सुझाव प्रदान करते हैं और उन प्रक्रियाओं को अच्छा बनाने की चेष्टा करते हैं, इसे हम शक्ति या नियंत्रण कह सकते हैं। अगले अवधारणा के रूप में अथॉरिटी या सत्ता, जो कि एक प्रकार से निर्देशन और आदेश देने की एक प्रकार की शक्ति है। अर्थात इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि आप अपने आदेशों के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को उस आदेश को मानने के लिए बाध्य कर सकते हैं और विभिन्न परिस्थितियों का हवाला देकर आप येन केन प्रकारेण अपनी कार्यविधि को संचालित करते हुए संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। तो यह सत्ता मुख्यतः प्रशासन में ऊपरी स्तरों पर पाई जाती है। जो अधिकारी होते हैं उनमें यह सत्ता पाई जाती है, जिसके माध्यम से वो अधीनस्थों को आदेश प्रदान करते हैं और उन कार्यों का संचालन करते हैं। अगले रूप में निर्णय की प्रक्रिया के लिए जो एक प्रोसेस उन्होंने बताया कि नियंत्रण की प्रक्रिया को आप किस प्रकार संचालित करेंगे, तो उसमें 4 प्रकार के कार्य आपको करने पड़ेंगे। सबसे पहला कि आपको किसी भी कार्य की प्रगति किस रूप में हो रही है, उसके लिए कुछ प्रमाप या मानदंड बनाने होंगे, क्राइटेरिया फिक्स करने होंगे और उत्तरदायित्व सौंपने होंगे, जिसके माध्यम से वह कार्य प्रगतिपूर्ण हो सके। दूसरा, जो कार्य आपने संस्थान में या संगठन में करवाने हैं, उनकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग या प्रलेख होना चाहिए। किस व्यक्ति के द्वारा कितना कार्य किया जा रहा है, कितने समय में किया जा रहा है और क्या वह सफलतापूर्वक किया जा रहा है, इसका एक निश्चित आलेख आपके पास में रिकॉर्ड होना चाहिए। तीसरे रूप में, आपके द्वारा सौंपा गया या एक प्रकार से कल्पना किया गया या पूर्व निर्धारित योजना के द्वारा सोचा गया कार्य कितना था और वास्तव में उस कार्य की कितनी प्रोग्रेस है और उसे होने में कौन कौन सी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इन अंतर को जानने के लिए हमें रियल प्रोग्रेस को और एज्यूम्ड जो प्रोग्रेस है, जो हमारे द्वारा निर्धारित की गई थी, उसके अंतर को पहचानना होगा। चौथे रूप में यदि हम बात करें सजेशंस की, तो कहीं पर भी संस्थान में यदि कार्यों का संचालन सुचारू रूप से नहीं हो रहा है, तो आप उसके लिए बेसिकली कौन से सुझाव देना चाहेंगे उस कार्य प्रणाली को सुधारने के लिए, संगठन की सोच को सुधारने के लिए, या वर्किंग प्रोसेस क्वालिटेटिव है या नहीं, इस बात को सुधारने के लिए जो भी सजेशंस आपके द्वारा सुधार हेतु दिए जाते हैं, इन चारों कार्यक्रमों से मिलकर किसी भी संस्थान में हम निर्णय प्रक्रिया को संचालित कर पाते हैं। अगले रूप में यदि हम बात करें डिसीजन प्रोसेस के, जो 5 प्रपोजल्स उन्होंने रखे, प्रस्ताव रखे कि यदि आप किसी संगठन में निर्णय लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए कौन कौन से प्रोसेस को अपनाएंगे। निर्णय प्रक्रिया के अनुसार आपके संगठन की संरचना होनी चाहिए, अर्थात जैसा आपने निर्णय में तय किया है, किस समय किसी विद्यालय के अंदर प्रार्थना होनी है, किस प्रकार से सब ऑर्डिनेट्स कार्य करेंगे, टीचर्स किस प्रकार से क्लास लेंगे, इन सारे उद्देश्यों के तहत आपके पूरे संस्थान की संरचना का विकास होना चाहिए। और इसी प्रकार यदि आपके संस्थान में कार्यरत जो 2 ग्रुप हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, फॉर्मल वे सभी जो अधिकारी होते हैं, आदेश प्रदान करते हैं, और इनफॉर्मल जो अधिकारियों के आदेश से प्रभावित होते हैं, अर्थात आपके शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, इन दोनों का परस्पर कोऑर्डिनेशन कितना है। अगर वो परस्पर कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो आपका संस्थान मैक्सिमम गोल को अचीव कर पाता है, अन्यथा निर्णय लिए गए फील्ड में जाकर एग्जीक्यूशन में वो पूरे नहीं हो पाते हैं। और यदि कहीं पर भी असफलता है या कहीं कोई बाधा है, तो निश्चित जानिए कि आपके संगठन में कार्यरत जो औपचारिक और अनौपचारिक समूह है, वह वास्तव में उस रूप से क्रिया या कार्य नहीं कर रहे हैं जैसा आपने एज्यूम किया था, जैसा आपने डायरेक्ट किया था। तो जिस प्रकार से आपने निर्देशन किया, उसके अनुसार औपचारिक और अनौपचारिक समूहों का परस्पर समन्वय किस प्रकार से है, उसे आपको पहचानना आवश्यक है। इसी तरह से सबऑर्डिनेट एक्सेप्ट द एडमिनिस्ट्रेटर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू डिसीजन प्रोसेस। यदि आप किसी संस्थान में आदेश देने वाले या निर्णायक भूमिका में होते हैं, तो सर्वप्रथम
आपके लिए आवश्यक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि आप विद्यालय में प्रिंसिपल होते हैं और आप अपने शिक्षकों से कहते हैं कि आपको समय पर आना आवश्यक है और आप समय पर किसी कार्यक्रम में नहीं पहुंचते हैं, तो वह आपके लिए अधिक जरूरी है क्योंकि आपको सभी लोग फॉलो कर रहे हैं। तो इसी तरह से अगले रूप में जो प्रपोजल है वो हमें ये बता रहा है कि एक निर्णायक के रूप में जो निर्णय आपने लिए हैं वे सब ऑर्डिनेट्स पर जिस प्रकार से लागू हैं, अपने अधीनस्थों पर जिस प्रकार से लागू हैं, उसी प्रकार आप भी उस निर्णय के अंतर्गत आते हैं। आपको भी उसी प्रकार से अपने कार्यों का संचालन करना चाहिए, तभी प्रशासक के रूप में आपकी जो छवि है वह अच्छी बन पाती है। इसी रूप में यदि हम आगे चलते हैं तो फॉर इफेक्टिव डिसीजन एडमिनिस्ट्रेटर एज्यूम द सबऑर्डिनेट्स आर कंट्रोलर ऑफ डिसीजंस, कि निर्णय लेते समय एक प्रशासक को यह ध्यान होना चाहिए कि निर्णय केवल वह व्यक्तिशः नहीं ले रहा है, बल्कि निर्णय में उन्हें भी भागीदार बनाना है जो कर्मचारी हमारे संगठन में कार्यरत हैं या कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार से प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, इस पर यदि हम बात करते हैं तो इन स्टेप्स के थ्रू हम इस बात को समझ सकते हैं, जिसमें पहला जो स्टेप है, देखिए आपके सामने जो स्क्रीन है उस पर जो एरो मैं लगा रहा हूं, मैं उसी बिंदु के बारे में आपसे बात कर रहा हूं, इस पर आप ध्यान देंगे। सबसे पहले डिफाइनिंग, डिलिमिटेशन एंड रीऑर्गेनाइज द प्रॉब्लम, कि किसी भी प्रकार की समस्या, अब हमें समझना है यहां पर समस्या के बारे में कि विभिन्न प्रकार की बाधा पहुंचाने वाले कार्य ही समस्या नहीं है। यहां पर समस्या का अर्थ है आपके सामने आने वाला कोई भी एक प्रकार का उद्देश्य जिसे आपको पूरा करना है। तो आप सबसे पहले ये पता करें कि निर्णय लेते समय जो भी कोई समस्या या जो उद्देश्य आपके सामने है उसका वास्तविक अर्थ क्या है, उसके आपके लिए क्या मायने हैं, वास्तव में वो समस्या है क्या, इसके बारे में जानना, उस समस्या को कितने क्षेत्र तक फैलाया जा सकता है या कितने क्षेत्र तक सीमित रखा जाए, उसे डिलिमिट करना, परिसीमन करना, और उन सभी तथ्यों को रीऑर्गेनाइज करना, पुनर्व्यवस्था कर समस्या के सही रूप को पहचानना। दूसरे पॉइंट के रूप में जो एरो मैं आपको बता रहा हूं, एनालिसिस एंड इवैल्यूएट द प्रॉब्लम, यानी कि हम किसी भी समस्या का पूर्ण रूप से मूल्यांकन करें और उनको विश्लेषण करके देखें, अर्थात समस्या के छोटे छोटे पहलुओं पर गौर करके देखें कि वास्तव में हमारे कार्य करने में समस्या कहां पर आ रही है। इसी प्रकार से अगले रूप में आप देखें, समस्या को मूल्यांकन करने के लिए आपको एक प्रमाप को डेवलप करना होगा, एक प्रकार का क्राइटेरिया आपको डिसाइड करना होगा कि समस्या को देखने के अलग अलग बिंदु आपके कौन से हैं, किस आधार पर आप कहेंगे कि समस्या बड़ी है, छोटी है, मध्यम है, किस आधार पर आप कहेंगे कि समस्या का रूप जो है वो वृहद है या औसत है। इस प्रकार से कुछ प्रमाप आपको विकसित करने होंगे और यह तय करना होगा कि आपके संस्थान में समस्या का लेवल किस प्रकार का है। इसके लिए आपको करना होगा अगले स्टेप के रूप में डेटा कलेक्शन, क्योंकि एक निर्णय करने वाला जो अच्छा प्रशासक या अच्छा निर्णयकर्ता होता है उसके लिए यह आवश्यक है कि वह विभिन्न प्रकार के प्रदत्तों का संकलन करे, फील्ड में देखे कि समस्याएं वास्तव में किन किन एंगल से हमारे बीच में आ रही है, या उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के कर्मचारी जो हमारे संस्थान में पाए जाते हैं, हमारे विद्यार्थी, टीचर्स, उन सभी का ओपिनियन और अलग अलग प्रकार के जो पहलू हैं उनको लिखित रूप में एक प्रकार तथ्य का संकलन किया जाना किसी भी निर्णय के लिए आवश्यक है। अगले रूप में यदि हम बात करें तो जो भी अलग अलग प्रकार के ऑप्शंस उस समस्या को सुलझाने के लिए हमारे बीच में आते हैं, उन ऑप्शंस को देखना और उन ऑप्शंस में से सही विकल्प का जो सबसे अच्छा विकल्प है, जो कम संसाधनों में कम समय में हमारी उस उद्देश्य को पूरा करे, उस मांग को पूरा करे, उसे ढूंढना और उस विकल्प का परीक्षण करना, उसे लागू करके देखना कि इससे क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं और क्या इसे लंबे समय तक अपनाकर हम अपने प्रशासन की जो क्रिया है या संगठन में होने वाली जो विभिन्न क्रियाएं हैं उसे सही रूप में चला सकते हैं क्या। तो इसके लिए प्रॉपर परीक्षण आपको करना होगा। अगले बिंदु के रूप में आपको करना होगा
समस्या के समाधान के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प यदि आपने चुना है तो उसे हम फील्ड में किस प्रकार से अप्लाई करें, किस प्रकार से उसे फील्ड में लागू करें जिससे उस समस्या का समाधान होता है। और उसके बाद में भी आपको सुपरविजन करना है कि आपके द्वारा चुना गया जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प है वह कितना सफल या असफल रहा और आपको वहां संशोधन की कितनी आवश्यकता है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि एक निर्णयकर्ता, एक प्रशासक निर्णय लेते समय इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए क्रमिकता पूर्वक यदि आगे बढ़ता है तो वह निश्चित रूप से अपने संस्थान में अच्छा निर्णय ले पाता है। अपने संस्थान के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यदि वह इन स्टेप्स को फॉलो करता है तो वह निश्चित रूप से अच्छे निर्णय के माध्यम से अपने संस्थान का चहुमुखी विकास कर सकता है, चाहे वह शैक्षिक प्रशासन से जुड़ी कोई बात हो, विद्यालय, महाविद्यालय, सरकारी क्षेत्र या निजी क्षेत्र में सभी प्रकार के प्रशासकों के लिए यह प्रक्रिया निर्णय को उत्तम बनाने में उनका सहयोग प्रदान करती है। यदि हम बात करें निर्णय के प्रकारों के बारे में तो हम यह कह सकते हैं कि ग्रिफिथ के अनुसार निर्णय उन्होंने 3 प्रकार के बताए, जिसमें सबसे पहला आप देख रहे हैं इंटरमीडियरी यानी मध्यम प्रकार का निर्णय। देखिए आपके सामने 3 प्रकार के लेवल मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले सरकारी महकमा या जो विभाग है हमारा शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, वहां से किसी आदेश की परिपालना होनी है तो वह जाता है हमारे जिले में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो डीईओज होते हैं, जिला शिक्षा अधिकारी। जिला शिक्षा अधिकारी उस आदेश की परिपालना करने के लिए विद्यालयों तक वो सूचना पहुंचाता है, तो विद्यालय उस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी जो है वो मध्यम स्तर का निर्णय लेने वाला प्रशासक है। तो मध्यम स्तरीय निर्णय जो 2 अलग अलग स्तरों के बीच में जो निर्णय होते हैं उन्हें हम इंटरमीडियरी या मध्यम प्रकार के निर्णय कह सकते हैं, जो कि अधिकतर हायर अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी की तरफ पाए जाते हैं, उच्च अधिकारियों से निम्न अधिकारियों की ओर, जैसा कि शिक्षा विभाग से जिला शिक्षा अधिकारी तक, जिला शिक्षा अधिकारी से आपके विद्यालय, महाविद्यालय या जहां पर भी वो आदेश जाना है, तो इस प्रकार से वो हायर टू लोअर अथॉरिटी की तरफ अधिकतर संचालित होते हुए पाए जाते हैं। दूसरे निर्णय के प्रकार में उन्होंने बताया अपीली प्रकार के निर्णय, अपीलेट रिलेटेड टू कंप्लेंट टू हायर अथॉरिटी। इसका अर्थ हम ऐसा समझ सकते हैं कि आपके संस्थान में पाए जाने वाले जितने भी कर्मचारी हैं वो किसी प्रकार के निर्णय करने के लिए यदि आपसे कोई अपील करते हैं, अपनी समस्या को लेकर यदि वो आपके पास में एक अपील करने के लिए आते हैं, तो उस प्रकार के अपील के संबंध में जो आप निर्णय लेते हैं उन्हें अपीली निर्णय कहा जाता है, जो कि अधिकतर अधीनस्थों की समस्याओं से रिलेटेड होते हैं और अपने उच्च अधिकारी को वो प्रेषित किए जाते हैं। इस प्रकार के निर्णय अपीली निर्णय या अपीलेट जो डिसीजंस हैं वह कहलाते हैं। तीसरे प्रकार के निर्णय की यदि हम बात करते हैं तो यहां पर हमारे सामने है क्रिएटिव डिसीजंस, यानी कि जो सृजनात्मक प्रकार के निर्णय होते हैं उन्हें हम ऐसे निर्णय मान सकते हैं कि किसी संस्थान में यदि आपको एक नवीन परिपाटी, नवीन परिसंचालन करना है तो उससे रिलेटेड जो निर्णय आप लेते हैं जो आपके संस्थान को सफलतापूर्वक संचालित होने में कहीं न कहीं मदद करते हैं, क्योंकि संस्थान के संचालन में जो सरकार के द्वारा या प्रशासनिक क्षेत्रों के द्वारा जो पहले से नियम परिनियम बने हैं उन्हें परंपरागत तौर पर तो हमें मानना ही है, और साथ में हमें किसी नई परंपरा को शुरू करने के लिए एक प्रकार के सृजनात्मक निर्णय वहां पर लेने हैं, जिससे नवीन कार्यक्रम, नवीन प्रकार के उद्देश्य हमारे संगठन में संचालित हो सके, तो उन्हें हम सृजनात्मक निर्णय कहते हैं। इसी रूप में यदि निर्णय के प्रकारों के बाद हम बात करें कि ग्रिफिथ्स महोदय ने डिसीजन प्रोसेस के लिए या डिसीजन मेकिंग के लिए जो सिद्धांत प्रस्तुत किया उसका वास्तविक रूप से क्या महत्व है, किस प्रकार से हम उसके महत्व को समझ सकते हैं, तो कुछ पॉइंट्स आप देख रहे हैं। सबसे पहला, मेक बेसिक अजम्पशंस फॉर डिसीजन, यानी किसी संगठन में यदि आपको समुचित और सफल निर्णय लेने हैं तो उनके लिए आपके पास में
कुछ मूल अवधारणाएं होनी चाहिए। आप किसी भी कार्यक्रम को संचालित करते हैं तो सर्वप्रथम आपको उसके बारे में एज्यूम करना है, इमेजिन करना है और आपका एक विजन बनाना है कि आप उस निर्णय को किस रूप में अपने संस्थान में लागू करना चाहते हैं और आपके संस्थान को किस प्रकार का स्वरूप देना चाहते हैं। दूसरे रूप में आपको जो भी निर्णय लेना है, आपके संस्थान में उपस्थित जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं, वहां के जो कर्मचारी हैं, कार्यरत जितने भी श्रमिक आदि फैक्ट्रीज में हो सकते हैं या शिक्षक और विद्यार्थी आपकी स्कूल्स में या कॉलेजेस में हो सकते हैं, तो उनकी अपेक्षाएं क्या हैं, उनकी सोशल डिमांड्स क्या है, उनका थिंकिंग प्रोसीजर कैसा है, वो कितने चैलेंजेस को ले सकते हैं और कितना उनका एफिशिएंसी पावर है, उसके अकॉर्डिंग आपको निर्णय लेने चाहिए। अर्थात यदि आप अपने कर्मचारियों और विद्यार्थियों की सक्षमता से ऊपर का कोई कार्य उन्हें सौंप देते हैं तो वह निश्चित रूप से अच्छा निर्णय नहीं माना जाएगा और कहीं ना कहीं आपको निर्णय के लेते हुए असफलता का मुंह देखना पड़ सकता है। तो आवश्यक है कि आप, ग्रिफिथ्स महोदय ने जो बताया कि एक प्रशासक के रूप में आपको अपने अधीनस्थों के विचारों, उनकी मान्यताओं और उनकी जो आपसे अपेक्षाएं हैं, उनको आपको देखते हुए कोई डिसीजन लेना होता है, निर्णय लेना होता है। इसी रूप में यदि हम आगे बढ़ते हैं तो आपको प्रभावी प्रकार का निर्णय लेने के लिए पूरे प्रक्रिया को फॉलो करना होगा जो कि उनके द्वारा बताई गई है और अपने आसपास के जो एरियाज हैं, अलग अलग प्रकार के जो प्रॉब्लम्स के मेजर्स हैं, उनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना होगा, जिससे आप सही दिशा में सही निर्णय ले पाएंगे। और उन्होंने जोर डाला इस बात पर कि आपका जो भी डिसीजन का प्रोसेस है वो जितना सही होगा, जितना साइंटिफिक होगा, वैज्ञानिक तरीके से आप पूरी तरह तथ्यों का संकलन करेंगे, फील्ड की समस्याओं को जानेंगे और प्रयोगात्मक तरीके से उचित निर्णय लेंगे, तभी आप एक निर्णयकर्ता के रूप में, एक प्रशासक के रूप में एक अच्छे निर्णय की भूमिका को अदा कर पाएंगे। निर्णय